बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी हमारे साथ आ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। 2018 में कांग्रेस पार्टी से बीजेपी ने 47,000 वोट ज्यादा हासिल किए थे, लेकिन 5 सीटों से वो पीछे रह गई थी। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो कमाल कर जाती है बीजेपी और 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल कर जाती है। लेकिन अब की बार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर किन बातों से सीख ली गई है, आगे कैसे बढ़ा जा रहा है, सनातन क्या बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है इस बार के चुनाव में? क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री ने बड़ी रैली की है, जोरदार हमला बोला है विपक्षी दलों पर। तो पहले मंत्री जी आपसे यही सवाल है कि सनातन को लेकर ही आगे बढ़ेंगे या फिर कामकाज भी गिनाएंगे कि 5 साल में यहां पर क्या काम किया गया है? खास तौर से आप अगर 15 महीने कांग्रेस के हटा दें और अपने जोड़कर बताएं, और इसके साथ कौन से वो मुद्दे होंगे जिसको लेकर यहां पर बीजेपी आगे बढ़ने वाली है? भारतीय जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी, और मैं पूरे जो लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे कहूंगा कि मूल्यांकन के 3 ही पैमाने होते हैं जी। एक होता है विचार, दूसरा विकास और तीसरा व्यक्ति। व्यक्ति पर मतभेद हो सकते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विचार और विकास पर कोई मतभेद नहीं हो सकता। और मैं ये मानता हूं कि इस दृष्टि से सनातन का जो मुद्दा है, क्योंकि जिस दिन हमने जनसंघ बनाया था हमने भारत माता के परम वैभव का संकल्प लिया था, और दुनिया में जब भी लोग हम पर हमलावर हुए या हमको गुलाम बनाने की जिनने कोशिश की, उनने हमारे विचार को नष्ट करने की कोशिश की है। गुलामी का मतलब क्या है? दूसरी तरफ आप अंग्रेजों को देखें तो उन्होंने सोफिस्टिकेटेड तरीके से हमारी उसी परंपराओं पर हमला किया, लेकिन हमारी जड़ें मजबूत थी तो हम खड़े हो गए। लेकिन आजादी के बाद यही संकट पैदा हुआ, और उसी के कारण डॉक्टर मुखर्जी जैसे मूर्धन्य लोगों ने सत्ता को लात मारी, और उसके बाद जनसंघ की अगुवाई करके जम्मू कश्मीर के उस गलत फैसले के खिलाफ अपना बलिदान किया। और हमारी जो यात्रा है वो विचार की यात्रा है। इसलिए सनातन पर तो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी क्या देश के किसी भी भारतीय को समझौता नहीं करना चाहिए, बल्कि चिंतन भी करना चाहिए और चिंता भी करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपको बड़ा हथियार दे दिया है विपक्षी दलों ने। 2003 से यहां पर बीजेपी की सरकार है, 1.5 साल को अगर हम हटा दे तो कामकाज आपको गिनाना चाहिए, बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या किया गया है। लेकिन सारा जोर अब सनातन के इर्द गिर्द आकर ऐसा लग रहा है बीजेपी का सिमट रहा है, ऐसा क्यों? विचार पे मैंने अपनी बात की, विकास पे आता हूँ। मैं जल शक्ति मंत्रालय देखता हूँ मोदी जी के नेतृत्व में। कमलनाथ जी की सरकार थी 1.5 साल में। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। कमलनाथ हो कांग्रेस हो वो दबाव दें, आपके चैनल पर आकर दें कि जब आप सरकार में थे तो जल जीवन मिशन की योजना को आपने शुरू क्यों नहीं होने दिया? पैसा था, भारत सरकार ने 561 करोड़ रुपया दिए थे। और मैं मध्य प्रदेश के आंकड़ा बताता हूं, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। 2019 में 15 अगस्त 2019 को मध्य प्रदेश में कुल 12.6% यहाँ पर नल जल कनेक्शन थे। अगर आप लाख की बात करते हैं तो 13 लाख समथिंग थे, और 1,12,00,000 परिवार हैं इस राज्य में। लेकिन अगर आप आंकड़ा उठाकर देखिए 2021 तक तो वो कुल 5 लाख ही बढ़ पाए। लेकिन शिवराज जी ने जैसे कमान संभाली, आज हम 58% पर हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीजें तो देखनी पड़ेगी कि विकास आपने क्यों रोका। आम आदमी के इस अधिकार को रोकने की गलती, ये अपराध कांग्रेस ने किया। तो डेवलपमेंट साल तो रही सरकार कांग्रेस की, विकास इतना ज्यादा रुक गया कि सारा ठीक रहा, कांग्रेस को छोड़ दिया। मुझे लगता है कि सरकार रही यही पैमाना है कि 1.5 साल में आप कितना नुकसान राज्य का कर रहे हैं, और 3 साल में जो राज्य की सरकार ने सफलता की तो सीधे 15% से 58% पर। तो चलिए उसका 50% कर लीजिए, तो इतना तो नुकसान आपने किया ही है ना। तो मुझे लगता है कि आंकड़े गलत नहीं बोलते, और इसलिए गलती जो होती है ढक जाती है, क्योंकि आप सत्ता से बाहर हो गए। समय 1 दिन का हो या 1.5 साल का हो, या तो आपको पैसे की कमी है तो आप बताइए, आपके पास पैसा था और आपने उपयोग नहीं किया, ये अपराध है, राज्य के साथ अपराध है, राज्य की जनता के साथ अपराध है। आजकल बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं सब यही बता रहे हैं पैसे की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां से होकर गए, आज उनका सबसे पहला सेशन था, वो भी कह रहे हैं कि अथाह पैसा है और हम लोगों के लिए लगा रहे हैं। वही बातें आप भी यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार
एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी आप लोगों पर बहुत ज्यादा आक्रामक है। कर्नाटका में 40% कमीशन वाली सरकार बताकर उसने वहां पर सत्ता हथिया ली, जीत हासिल की वहां पर प्रचंड तरीके से, और उसी को वो दोहराना चाहती है मध्य प्रदेश में भी। कमलनाथ की ओर से बकायदा लंबी फहरिस्त जारी की गई है भ्रष्टाचार के मामलों की। इसका काट क्या है आप लोगों के पास? मुझे लगता है कि एक बात पहले मुझे कहनी है कि जब हम ये बात कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है जी, तो इस देश के आम नागरिक को, बुद्धिजीवी को ये मान लेना चाहिए कि अब सरकार के काम करने के तरीके बदल गए हैं। पहले हम वर्ष के अंत में बजट के उपयोग के बारे में सोचते थे, अब तीसरे महीने में हमारे पास टॉस्क होता है कि इतना पैसा नहीं खर्च करोगे तो हम बदल जाएंगे। मैं फूड प्रोसेसिंग मंत्री भी हूं, तो मुझे मेरे रेगुलर बजट में मेरे पास 4,600 करोड़ रुपया था, लेकिन जैसे ही हमने उसको खत्म किया तो बजट में नहीं होने के बाद ही मुझे 950 करोड़ रुपए मिल गए। तो ये जब काम करने की पद्धति बदली है, इस पर कम से कम नौजवान को विचार करना चाहिए। एक समय पैसे का टोटा था, अगर आज आप पैसे खर्च नहीं करेंगे तो फिर आप देश का भला नहीं कर पाएंगे। ये वर्क कल्चर मोदी ने दिया है, और इसलिए मुझे लगता है कि इस पर मजाक उड़ाने की बजाय हम इन तथ्यों को देखें, और जो इकोनॉमिक समझने वाले लोग हैं और जो पॉलिटिकल वो लोग जो वास्तव में समाज को कुछ देना चाहते हैं, उनको अपने काम करने के तरीके को बदलना ही चाहिए। रहा सवाल जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कमलनाथ भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जिनके कार्यालय पर ये तोहमत है, उनके किसी सहयोगी के पास जो धन निकला है, वो ऐसे लोग बात करते हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं कि छिंदवाड़ा में उन्हें जो जल से जुड़ी योजनाएं में जो पैसा निकाल लिया था, भूमि पूजन नहीं हुआ, एक ईंट वहां नहीं रखी गई और सैकड़ों करोड़ रुपया वहां पर निकल गया, जिसकी जांच चल रही है। मुझे लगता है ऐसे लोग अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं, दिग्विजय सिंह जी भ्रष्टाचार की बात करेंगे, कमलनाथ करेंगे, कांग्रेस करेगी। मुझे लगता है ये देश का दुर्भाग्य है कि हम इन बातों को सुनते हैं। लेकिन कर्नाटका में कांग्रेस यही गिना गिना के सत्ता प्राप्त कर लेती है, और मध्य प्रदेश में एक सत्ता विरोधी लहर भी होती है, जिसका सामना क्या बीजेपी कर रही है? क्योंकि 2003 से लगातार आप लोग यहां पर सत्ता में हैं, मुझे लगता है 1.5 सालों को छोड़कर। मैं एक दिन भाषण भी दे रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि 20 साल हम सरकार में रहने के बाद हर 5वें साल में चुनाव के पहले आशीर्वाद मांगने जनता के बीच में जाते हैं। ये ट्रेंड भी कभी नहीं रहा, हमेशा वो इनकम्पेंसी की बात होती थी। इनकम्पेंसी जैसे पैमाने ध्वस्त हो गए, और हमको ये तय करना होगा कि हम कामकाज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसलिए जो चीजें हमने करनी थी वो हमने 5 साल में की है, और उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और इसलिए मुझे कोई भय नहीं लगता। और मध्य प्रदेश के बारे में मैं वो कार्य करता हूं जो मैं जानता हूं कि हम संगठन की सामर्थ्य पर विजय हासिल करने वाले लोग हैं। सत्ता में इनकम्पेंसी जैसे पैमानों को हमने ध्वस्त किया है, और इसलिए मुझे कोई संदेह नहीं लगता कि मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार की जो हम बात करते हैं, उसमें इस बार कोई संदेह होगा। जो कमी बेसियां थी वो हमने दुरुस्त की हैं, और जो तेज गति है विकास की, वो हमको लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त करने में सहयोग करेगी। जब डबल इंजन की यहाँ पर सरकार है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली से बार बार क्यों बुलाना पड़ रहा है? कल भी प्रधानमंत्री आए, फिर वो आने वाले हैं। एक ही जगह पर एक महीने में 2-2 बार उनकी रैलियां और कार्यक्रम हो रहे हैं। ये क्या बताता है कि प्रधानमंत्री के भरोसे एक बार फिर से पूरे के पूरे मध्य प्रदेश को छोड़ दिया गया है? संत रविदास की 100 करोड़ की मंदिर का निर्माण जी, समरसता की बातें सब करते हैं। समरसता के प्रतीक को स्थापित करने का अगर कोई पहला कार्य है, तो देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा पात्र व्यक्ति कोई दूसरा नहीं। 50,000 करोड़ की कोई परियोजना को अगर हमें भूमि पूजन करना, कुछ लोकार्पण करना, जो लाख करोड़ तक जा रही है, लाखों लोगों को रोजगार देगी, प्रधानमंत्री की उपस्थिति एक भरोसा भी पैदा करती है और गर्मा भी प्रदान करती है। तो यही पूछा जा रहा है ना कि 50,000 करोड़ का शिलान्यास या ये कार्यक्रम जो हो रहे हैं, वो चुनाव के ठीक पहले क्यों किए जा रहे हैं? और वादा किया जा रहा है कि इसके जरिए बहुत ज्यादा रोजगार मिलेगा, युवाओं के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये भी चीजें खत्म हो गई। एक समय कांग्रेस के लोग चुनाव के पहले बहुत सारे भूमि पूजन करते थे, हर चुनाव के पहले, और होते कभी नहीं थे। लेकिन मोदी जिस काम का भूमि पूजन करते हैं, लोकार्पण भी वही करते हैं। ये बात देश समझ गया है, और इसलिए मुझे लगता है कि अब इस पर मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, और एक दिन भी खराब नहीं करना चाहिए। जब हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, तो हमारी थीम यही है कि चुनाव के नाम पर विकास नहीं रुकना चाहिए। मैं जब जल जीवन मिशन में था, और अभी जब चुनाव आ रहे थे राज्यों के, मैंने निर्वाचन आयोग में नोट भेजा था कि साहब जो योजनाएं चल रही हैं उनको रोका नहीं जाना चाहिए, पानी जैसी चीजों को नहीं रोका जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने उसकी अनुमति दी। तो मुझे लगता है कि इस
परिस्थिति से भी देश को बाहर आना चाहिए कि चुनाव के नाम पर चलती परियोजनाएं रोक दी जाए, विकास के काम रुक जाए, भूमि पूजन को राजनीतिक एजेंडा की तरह बना दिया जाए। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन खुद ही आपने जिक्र कर दिया वन नेशन वन इलेक्शन, तो यानी कि आप लोगों को पूरा खाका दे दिया गया है कि इस पर अब सरकार आगे बढ़ेगी, मंत्री जी लोग तैयार रहें। क्या है फॉर्मूला इसका? नहीं, मुझे लगता है कैसे कराने जा रही है सरकार? हमारा घोषणा पत्र जिसने भी पढ़ा, हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में पिछले चुनाव में कहा है, हमेशा से हम इस बात की वकालत करते रहे कि चुनाव के खर्चों को कम करना, चुनाव के कारण विकास अवरुद्ध होते हैं उस परिस्थिति को समाप्त करना, ये हम हमेशा से कहते रहे। आप हमारे जनसंघ से लेकर अभी तक के प्रस्ताव देखिए, उन सब में हमने इस फिजूल खर्ची का विरोध किया है। तो मुझे लगता है कि इसको एजेंडा इस ढंग से क्यों मानना। विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और जो बातें निकलकर सामने आई हैं, ऐसा तो है नहीं कि मोदी सरकार सिर्फ कुछ मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए या बिल पास करवाने के लिए विशेष सत्र आहूत करे, आयोजन करे। जरूर कुछ विशेष बात होगी। मुझे लगता है कि आपके पास मौका है, मध्य प्रदेश के लोगों को भी बताइए, देश के लोगों को भी बताइए क्या खास होने जा रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, मैं बहुत छोटी उम्र में लोकसभा में चला गया था, 34-35 साल पहले गया था। मुझे ये आश्चर्य लगता है कि हम जब विपक्ष में होते थे तो सदन की बैठकें बढ़ाने के लिए विपक्ष प्रयास करता था। ये पहली बार देख रहा हूं मैं आजादी के बाद कि विपक्ष सदन की बैठकों का विरोध कर रहा है। ये मतलब मुझे लगता है आपकी भी इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप कभी भी उठाकर देखिए, विपक्ष हमेशा चाहता है कि सदन चले, सदन की बैठकें बढ़े। सरकारों पर यह तोहमत लगती रही है। मैंने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आप बैठकों में नदारत रहती हैं और बैठक कम कर रही है। तो विपक्ष तो चर्चा चाहता है, विपक्ष चर्चा से भागता है। ये पहली बार देखा जा रहा है, इसलिए इसके ये डर बताता है कि आपके पास कुछ है नहीं। आप विपक्ष को एजेंडा नहीं बताएंगे तो वो सवाल नहीं पूछेगा सरकार से पलटकर। मुझे लगता है कि कभी ऐसी परंपरा नहीं रही देश की आजादी के 75 साल में। आप एक बताइए, हाँ सर्वदलीय बैठक होती है एजेंडा के लिए। आप लोग परंपरा बदलने ही तो आए हैं। नहीं, आप ही लोग ये दावा करते हैं कि हम लोग परंपरा को बदलने के लिए आए हैं। तो इसमें सहमति बननी चाहिए। अगर ऐसा वो मानते हैं तो इस बार डिबेट में वो कहे कि आपको इतने दिन पहले एजेंडा लेना जाना चाहिए। अगर एक दिन पहले कोई बिल आता है और उसके बाद में हम उसको किसी कमेटी में भेजते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में भेजते हैं, कई बार नहीं भेजते, क्या ये रिकॉर्ड नहीं है? और मुझे लगता है कि ये बात हमसे नहीं पूछी जानी चाहिए, ये प्रैक्टिस कांग्रेस ने डाली थी। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि 15 दिन पहले एजेंडा पेश हो। ऐसा कोई उदाहरण हो तो कांग्रेस बताए। ठीक है, एक बार फिर से मैं लौट आती हूं मध्य प्रदेश की खबर की तरफ। जब भी केंद्रीय नेतृत्व से सवाल पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा क्या शिवराज सिंह चौहान ही होंगे, क्या उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या तमाम बातें, तो कहीं ना कहीं एक दबी जुबान से चीजों को गोलमोल करने की कोशिश की जाती है। खबर यह है कि आप लोगों के मन में बड़े लड्डू फूट रहे हैं इस बात को सुन के कि अभी केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से साफ नहीं कर रहा है कि चुनाव के बाद बहुमत अगर आएगा तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आप लोगों की भी तैयारी है। लड्डू तो फूट रहे हैं, सरकार बन रही है तो लड्डू फूटेंगे, इसमें तो कोई दो मत है नहीं। नेता कौन होगा ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है। और जो 5 आज हमारी जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, इस सामूहिक नेतृत्व का स्पष्ट प्रगटीकरण है। सामूहिक नेतृत्व की बात करना और उसे जमीन पर उतार देना, ये जमीन में उतारने की कोशिश है, इसलिए किसी को दुविधा नहीं होनी चाहिए। सामूहिक नेतृत्व की बात हो रही है। पिछले 6 महीने के आंकड़े उठाकर देखें तो 40 से ज्यादा बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। क्यों बीजेपी से मोहभंग क्यों हो रहा है? और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि पहली बार जब आपने भी चुनाव लड़ा था तो बगावत की थी पार्टी से, आपको टिकट नहीं मिला था, तो आप जीत भी गए थे उस समय लोकसभा का चुनाव। हमारे जो मित्र थे, नहीं रहे दुनिया में, वो एक पत्र लिख कर गए थे जिसमें एक लाइन लिखी थी, पुराने खत पढ़ने का मजा ये है कि जवाब नहीं देने पड़ते, लेकिन आप मुझे जवाब के लिए मजबूर कर रही हैं। तो ये बहुत पुरानी बातें हो गई, 4 दशक लगभग होने को है। तब जनता दल से गठबंधन की बातें थी। मैंने आपसे कहा कि आइडियोलॉजी के लिए लड़ने वाले लोग पद के लिए नहीं लड़ते। उसके बाद की कहानियां अगर लोगों को जब सबको पता है, और इसलिए मुझे लगता है कि आइडियोलॉजी के लिए काम करने वाले लोगों के लिए हार जीत पद प्रतिष्ठा ये मायने नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी में से लाखों लोग हैं। मोहभंग क्यों हो रहा है नेताओं का बीजेपी से? 40 लोग बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। मुझे लगता है कि ये बहुत परिस्थिति जन्य चीजें होती है चुनाव के समय।
इनको जहां गंभीरता से लेना होता है पार्टी गंभीरता से लेती है, अन्यथा ये आयाराम गयाराम की राजनीति मध्य प्रदेश जैसे राज्य में नहीं चल सकती, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। महंगाई रोजगार को लेकर बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी बनाती हुई आप लोगों को घेर रही है। महिलाओं को लेकर भी बड़े बड़े ऐलान, 500 रुपए सिलेंडर के, उनको 1500 रुपए हर महीने देने के कई ऐसे ऐलान किए गए हैं। तो इससे डर कर सावन में गैस सिलेंडर देने की बात बीजेपी की ओर से कही गई। कमलनाथ जी की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी दरअसल जो भी घोषणाएं हमारी हो रही हैं उससे डर जा रही है और फिर कुछ नया लेकर लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश कर रही है। नकल करने का काम कांग्रेस का है, बीजेपी को नकल करने की जरूरत नहीं। हम गरीब कल्याण के लिए समर्पित और संकल्पित लोग हैं। मोदी जी ने जो किया उसी की कॉपी बाकी लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गरीब कल्याण किसने जमीन पर उतारा, तो अगर कोई नाम होगा इतिहास में तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी का होगा। ग्रामीण विकास का कौन है? हमारे दो प्रधानमंत्री हैं, एक सदैव अटल जी थे जी, एक आदरणीय मोदी जी है। हम वो काम करते हैं जो पीढ़ियां याद रखती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना दी थी, वो दुनिया में नहीं है लेकिन लोग उन्हें याद करते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि हम ग्रामीण विकास हो, गरीब कल्याण हो, इस पर हमें किसी के भाषण की जरूरत नहीं। जो गांधी का नाम लेकर लूटते रहे और गरीबों को वोट बटोरते रहे, हम उनमें से नहीं हैं। हम दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायी हैं, जो कहते हैं उसको पूरा करके बताते हैं और हम उन्हीं के साथ। और वो जो गारंटी है, वो गारंटी में प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, जितना कहा उतना हमने किया है, इसलिए हमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। अपने बड़े नेताओं के नाम पर कब तक बीजेपी वोट मांगती रहेगी? यहाँ के नेताओं को लेकर क्यों नहीं कहा जाता कि ये मुख्यमंत्री हैं, ये हमारे मंत्री हैं, इनके चेहरे पर आप चुनाव लड़िए और वोट दीजिए? देखिए, हम तो कब तक मोदी के नाम पर वोट मांगते रहेंगे? हम तो अभी भी डॉक्टर मुखर्जी के नाम पर वोट मांगते हैं, सदैव दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर वोट मांगते हैं। जिन्हें हमको विचार की ताकत दी है उनके नाम पर भी मांगते हैं, जिन्हें हमें विकास का मॉडल दिया उनके नाम पर भी मांगते हैं। हम में से कोई भी कार्यकर्ता सामने आएगा, ये भारतीय जनता पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है। हम में से कोई भी कार्यकर्ता कभी भी आगे आ सकता है। ये राजनीतिक इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का। हम परिवारवाद वाले लोग नहीं है, इसलिए कांग्रेस के किसी भी ऐसी बातों का जवाब देने के लिए मैं नहीं मानता कि उत्तर किसी को देना चाहिए। मध्य प्रदेश में मोदी के बिना मतलब कुछ भी मुमकिन नहीं है, ये तो समझ में आ गया। नहीं, मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व को दुनिया स्वीकार कर रही है, तो हमें स्वीकार करने में तो गर्व ही है। हमें क्या दिक्कत है उसमें? पूरी दुनिया जिसका नेतृत्व स्वीकार कर रही है, उसका नेतृत्व तो मध्य प्रदेश के किसी कार्यकर्ता को तो गर्व के साथ स्वीकार करना है, उसमें क्या दिक्कत है? लोगों को तकलीफ क्यों है? G20 को लेकर कल प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ पर जब रैली की तो उन्होंने अपनी बात कही और इसको देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताई। लेकिन आप जैसे जो नेता और कार्यकर्ता हैं और मंत्री हैं, वो अब क्या इसको लोगों के बीच लेकर जाएंगे और बताएंगे कि G20 जैसा एक भव्य आयोजन हुआ है, बीजेपी मुख्यालय में जबरदस्त तरीके से पीएम का स्वागत भी किया गया, तो G20 के जरिए भी क्या राजनीति अपनी साधने की कोशिश की जाएगी आप लोगों की ओर से? वो तो देश का कार्यक्रम था। अच्छा, मुझे बताइए, इसके पहले भी लोग देशों ने अध्यक्षता की है, किसी ने हिम्मत की वसुधैव कुटुंबकम का स्लोगन देने की? सारे एजेंडे में पर्सनलाइज चीजें होती थी, जो तात्कालिक मुद्दे होते थे वो होते थे। अब पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने एजेंडा दिया, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आपने अपनी सनातन परंपरा से ली हुई चीजें जो परिवार मानती है, आप गांव के आदमी से पूछिए तो वो कहेगा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये साहस भारत की धरती के अलावा कोई और नहीं कर सका। और उस स्लोगन को पूरी दुनिया में पहुंचाकर, और आज ब्राजील के अध्यक्षता ब्राजील के पास है, ब्राजील कह रहा है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। लोगों को दुनिया की चिंता हुई है कि खाली देश की सीमाओं से दुनिया नहीं बच सकती है। आपको दुनिया अपने देश की सीमा से बाहर जाकर सोचना भी होगा और करना भी होगा। कंट्रीब्यूट करके आप हवा थोड़ी रोक सकते हैं अपनी बाउंड्री पर। और इसलिए मुझे लगता है कि G20 की सफलता को अगर हमारा नेतृत्व दुनिया में नेतृत्व के तौर पर स्वीकार हो रहा है तो गर्व होगा और इसकी चर्चा भी होगी और करनी भी चाहिए। मुद्दा बनाएंगे दूसरी आप बात, लोग इलेक्शन में। मुझे लगता है इसके पहले कभी हुआ है ऐसा कि 70 जगह पर आप G20 के लोगों को ले जाते हैं? आप कितने फायदे हैं उसके? मैं टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर रहा हूं, हमारी कल्चर डाइवर्सिटी उससे दुनिया के सामने आई है, टूरिज्म का रास्ता आया। हमने मंदिर भी दिखाए 2000 साल पुराने, और हमने अपनी सिलिकॉन वैली भी दिखाई है, चंद्रयान 3 भी दिखाया। तो मुझे लगता है कि विकास भी दिखाया और विचार भी दिखाया कि हमारे पुरखे ऐसे ही नहीं थे। तो इस बातों को अगर हमें गर्व ना कर सकें तो कम से कम दुख तो व्यक्त नहीं करना चाहिए।
अब तो कांग्रेस पलट के कहेगी ना कि चंद्रयान-3 की सफलता का श्रेय तो वैज्ञानिकों को जाता है, लेकिन उसका क्रेडिट लेने के लिए आप लोग आ जाएंगे हर रैली में। अच्छा, वैज्ञानिक तो पहले भी थे। पैसा रोकता कौन था? उनको नैतिक बल देने वाला कौन था? ये बातें मुझे लगता है कि क्या आम आदमी को पता नहीं होनी चाहिए कि पहले भी वही वैज्ञानिक थे, लेकिन उनको धन नहीं मिलता था, उनको छूट नहीं थी। क्या ये सच्चाई नहीं है? मैं आपको उदाहरण बताता हूं। मैं गया था अरुणाचल के मुख्यमंत्री जिन्होंने आत्महत्या की, वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। हम एक स्टैंडिंग कमेटी में गए थे जिसमें सभी पार्टी के मेंबर थे। उनने हम सबको चाय पे बुलाया। उनने जो बात कही मैं उसको कोट कर रहा हूं। उनने, और ऐसा नहीं कि मैं अकेला था या भाजपा के लोग थे, सभी पार्टी के लोग थे। उनने कहा कि मैं अपने, उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, रेलवे लाइन अटल जी के समय भूमि पूजन हुआ था, उनके समय पूरा हो गया, 2 साल तक बनकर तैयार थी। बोले मैं अपने प्रधानमंत्री के पास गया, उनसे कहा कि साहब चल के लोकार्पण कर दीजिए। उन्होंने कहा अभी परमिशन लेता हूं। दूसरी बार गए तो उनका नहीं, परमिशन नहीं मिली। तीसरी बार में जगह तो उन्होंने पूछ लिया कि मैडम से नहीं है तो मैं ले लेता हूं जाके। उन्होंने कहा नहीं, मैडम से नहीं, चाइना से एनओसी नहीं आई। आप विश्वास करेंगे? इस सच्चाई को देश को जानना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को यह पता होना चाहिए कि राजनीतिक नेतृत्व में अगर नैतिक साहस नहीं है और वो दबाव में अगर काम करता है तो भारत यशस्वी नहीं हो सकता। और इसलिए मुझे लगता है कि ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे आम आदमी तक जाने चाहिए। बहुत सारे मुद्दे आप लोगों की ओर से 2018 में भी उठाए गए थे, लोगों तक पहुंचाए गए थे, गिनाए गए थे, क्योंकि 2003 से आपकी सरकार है। उसके बावजूद आप लोग सीटों के मामले में कांग्रेस पार्टी से पीछे रह जाते हैं। तो 2018 से बीजेपी ने क्या सीख ली है जो 2023 में अब आप लोग लागू करेंगे? मुझे लगता है ये तो इस मंच पर से नहीं बताना चाहिए, लेकिन सीख ली थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा सर, आप बैठे हुए हैं यहाँ पर। और इसलिए मुझे लगता है कि कार्यकर्ता की सामर्थ्य ही पर्याप्त है जिससे हम इस प्रचंड विजय को हासिल करेंगे। इतना मैं आपसे कह सकता हूं। हमें कोई और जरूरत नहीं, लेकिन ये सच है कि मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व है। मुद्दे वो जो मूल मुद्दे हमारे थे वो आज चर्चा के केंद्र बिंदु हैं। जैसे G20 में पूरा साउथ चर्चा के विषय में था, वैसे ही यहाँ पर आप सनातन की चर्चा है, ये हमारा मूल मुद्दा है। और इसलिए मुझे लगता है कि विकास और विचार दोनों कड़ियों पर, और तीसरा मैंने जो व्यक्ति की बात आपसे कही थी, ये हमारी त्रिवेणी निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगी। मतलब स्टालिन की पार्टी ने आप लोगों को एक हथियार दे दिया है सनातन का कि कोई भी मुद्दा उठाओ, घूम फिरकर सनातन पर आ जाओ, और इसी वजह से हर जगह सनातन। लेकिन कमलनाथ जी की ओर से भी यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कहीं वो हनुमान चालीसा करवा रहे हैं, कहीं वो बाबा बागेश्वर को बुलाकर अपने छिंदवाड़ा में वहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। वो हिंदू राष्ट्र तक की बात कर रहे हैं। तो हिंदुत्व के मुद्दे पर, सनातन के मुद्दे पर कड़ी टक्कर मिल रही है कांग्रेस से। स्टालिन के बयान से मैं खुद हंस नहीं सकता, ये दुखी करने वाला बयान है। और रहा सवाल कांग्रेस के तरीके को, तो मैं कमलनाथ जी को कहूंगा, जैसे आप कह रही हैं, काश वो सोनिया जी, राहुल जी या उनकी नेता प्रियंका जी उनको कह देते कि चुनाव के समय तो माला पहन लेते हो, तिलक लगा लेते हो, इस पे भी चुप्पी तोड़ देते, बोले तो नहीं। तो ये जो तरीका है कि पूरे समय तटस्थता का भाव लेकर किनारे हो जाना, ये देश स्वीकार नहीं करेगा। और देश की आजादी के 75 साल बाद ये स्वीकार होना भी नहीं चाहिए। जिन कारणों से हम अपने आप को गुलाम मानते थे, वो हमारी परंपराओं को ध्वस्त करने की मनोवृत्ति थी। उस पर चुप रहना ये अपराध कर रही है कांग्रेस। और इसलिए ये छद्म लड़ाई ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं। आम आदमी जानेगा, नौजवान जो दुनिया में जाकर वहां पर जाकर अपना उत्सव मनाता है, देश के भीतर उसकी आलोचना हो रही है राजनीतिक कारणों से, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ और हो नहीं सकता। कमलनाथ जी कह रहे हैं ये उनका व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है जवाब उन्हें दे दिया कि तो वो कांग्रेस, हिंदुत्व की कांग्रेस अपनी भी उसी षड्यंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। वो हमारे मूल्यों को ध्वस्त होते देखना चाहती है, और चंद लोग कोशिश करते हैं। तो ये नकल है, ये भारतीय जनता पार्टी के विचार और हमारी कार्यप्रणाली की नकल है कांग्रेस के द्वारा जो कमलनाथ कर रहे हैं। ये सच्चे नहीं है, उनके काम में ये ताकत नहीं है कि वो अपनी पार्टी के नेतृत्व से कहला सके। प्रियंका गांधी ने जब मध्य प्रदेश को लेकर इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की थी, तो वो भी नर्मदा नदी के किनारे जाकर आरती करती हुई नजर आई। पिछली बार 2018 में दिग्विजय सिंह को हम सब ने देखा था किस तरह से वो नर्मदा यात्रा पर निकले हुए थे। कमलनाथ जी भी सनातन के मुद्दे पर वो बिल्कुल बीजेपी को अकेले नहीं चलने देंगे इस मुद्दे पर, और यही आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर तो टक्कर देती हुई कांग्रेस क्या नजर नहीं आ रही है बीजेपी को मध्य प्रदेश में? नहीं, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा की परिक्रमा की,
मैं कभी उनके खिलाफ नहीं बोला। दोस्त हैं आपके? नहीं, दोस्ती है दुश्मन है ये तो मुझे लगता है पूरा राज्य जानता है, उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन दोनों बातों में फर्क करनी चाहिए, राजनीति और हमारी धार्मिक निष्ठा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सनातन पर उसकी अपनी सोच, उसका अपना आचरण, उसके प्रति समर्पण और निष्ठा ये बिल्कुल अलग है। और जो कमलनाथ जी की निष्ठा है वो निजी तौर पर होगी, लेकिन वो जिस पार्टी में है उनकी निष्ठा कमरे से बाहर नहीं आ सकती, मैं दावे के साथ कहता हूं। और ये बात मध्य प्रदेश की जनता जानती है। लेकिन जगह जगह अगर वो इस तरह के कार्यक्रम करवा रहे हैं, जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, तो फिर तो आप लोग इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में कैसे घेरेंगे? इसलिए क्योंकि आप लोगों को कामकाज पे जवाब देना है, लेकिन आप लेकर आते हैं सनातन, और जैसे ही आप सनातन लेकर आते हैं उधर से भी बैटिंग शुरू हो जाती है। नहीं, मुझे लगता है सनातन हम लेकर नहीं आए, हम तो सनातन को, सनातन की परंपराओं को सनातन से लेकर आए। लेकिन कमलनाथ जी जो कर रहे हैं वो छिंदवाड़ा की बाउंड्री के भीतर कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि वो खुद संकट में है। ये जो धर्म है, जो पूजा पाठ लगा रहा है, वो सिर्फ छिंदवाड़ा की सीमा में है। आप ये भी देखो, छिंदवाड़ा के बाहर नहीं है। छिंदवाड़ा में बड़ा हनुमान मंदिर इसलिए मैंने कहा कि वो बताते हैं दरवाजे के बाहर पैर नहीं रख पाएंगे सनातन का झंडा लेकर, वो क्योंकि ऊपर से डंडा बहुत मजबूत है उनकी तरफ से। जो सनातन के खिलाफ खड़े हैं उनके नेता, वो उनको निकलने नहीं देंगे। वो तो छिंदवाड़ा में अपना अस्तित्व बचाने के लिए कर रहे हैं, ये मेरा आरोप है उन पर। विपक्षी इंडिया अक्टूबर में भोपाल में बहुत बड़ी रैली करने जा रही है इसी जगह पर, तो फिर जब एकजुट होकर सभी आएंगे तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर पाएंगे? नहीं, हमारी हर चुनाव के पहले कार्यकर्ता महाकुंभ होता है। आप ट्रैक उठा दिखाइए, हम अपने सामर्थ्य मानते हैं कार्यकर्ता को। हमारा जो तंत्र है, हम कार्यालय को बड़ा केंद्र मानते हैं, और हमारा कार्यालय चुनावी कार्यालय नहीं होता, वो 12 महीने चलता है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग कार्यकर्ता के लिए होता है, और उसमें जो संदेश जाता है और उसके बाद कार्यकर्ता अपने काम पर लगता है। इसलिए यात्राएं उसी कार्यकर्ता को जागृत करने के लिए है, और समापन जब होगा वो समापन दिव्य और भव्य होता है। नहीं, ये जो एकजुटता हुई है विपक्षी इंडिया की तमाम दलों की, वो लोग भोपाल में रैली करेंगे और यहां पर सरकार के खिलाफ दंगल करने की कोशिश करेंगे। उससे हर राजनीतिक पार्टी को अपना काम करने का अधिकार है, इस पर हमें कभी आपत्ति थी नहीं, आपत्ति होगी नहीं। हम तो अपनी बात कर रहे हैं कि हम तो करते रहे, कुछ लोग अब देखकर करने की कोशिश कर रहे हैं, नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, करें, कोई दिक्कत नहीं। आपसे सीख रहे हैं वो लोग? नहीं, सीखने जैसी बातें मैं नहीं करूंगा, नकल करने की बात जरूर कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पर वैसे भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला माना जाता है। अब मैं आ जाती हूँ, समय चूंकि आखिरी संकेत कर रहा है कार्यक्रम को खत्म करने का। बड़े मुद्दे क्या रहने वाले हैं मध्य प्रदेश में, जिसको लेकर बीजेपी चुनाव में जाएगी, और वो गलतियां क्या हैं जिसको नहीं दोहराया जाएगा जो 2018 में बीजेपी की ओर से की गई थी? विकास ही मुद्दा है, सामूहिक नेतृत्व, कार्यकर्ता की सामर्थ्य संगठन की, यही हमारा विचार है। दूसरा, मैं इस बात को बेहतर मानता हूं कि बरसों बाद विचार चुनाव के केंद्र बिंदु पर है। विपक्ष ने जो किया, उनने अपनी मंशा प्रकट कर दी है। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता में, यहाँ चूंकि कांग्रेस ही है, बाकी का नाम लेने का कोई कारण नहीं है, और मेरे कार्यकर्ता में फर्क ये है, कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछेंगे तो वो कहेगा चुनाव और सत्ता। मेरे कार्यकर्ता से पूछेंगे कि चुनाव और सत्ता तो चाहिए, लेकिन राम मंदिर और धारा 370 का हटना भी चाहिए। क्या एक कितना ही कम पढ़ा लिखा हो, गांव का हो, ये फर्क है राजनीतिक कार्यकर्ता का। इसलिए मैंने पहले ही आपसे कहा था, उसी से अपनी बात भी खत्म करूंगा, विचार हमारी ताकत है, विकास उसी विचार के आधार पर बना हुआ हमारा मॉडल है, वो गरीब कल्याण हो या ग्रामीण विकास हो। और तीसरा है व्यक्ति पर, कि हम कोशिश करते हैं कि हमारा कार्यकर्ता अपने चरित्र के साथ अपनी छवि लेकर जनता के बीच में जाए, और मुझे लगता है ये सनातन की परंपरा है। तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं बल्कि गर्व है कि नहीं, हम इस त्रिवेणी के साथ आगे जाएंगे। ठीक है, 2018 में मध्य प्रदेश में बहुत जगहों पर मैंने कवरेज की थी चुनाव की, तो मुझे अच्छे से याद है, चाहे मंदसौर में किसानों का मुद्दा रहा हो, आरक्षण का मुद्दा रहा हो जिस पर आप लोग गिरे थे, गरीबों का मुद्दा रहा हो, या जो गोलियां चलवाई गई थी उसको लेकर विपक्षी दलों ने आप लोगों पे खूब निशाना साधा था।
इस बार मैं बार बार आपसे इसलिए जानना चाह रही हूं कि वो कौन सी गलतियां थी जो बीजेपी ने एनालाइज की और उसके बाद अब उसको दोहराया नहीं जाएगा इस बार के चुनाव में, क्योंकि आप लोगों ने 47,000 वोट ज्यादा पाए, उसके बावजूद सीटों में आप पीछे रह गए, किसी को भी यहां पर बहुमत नहीं मिला था और कांग्रेस ने सरकार बना ली थी छोटे दल से। मैं तो किसी को दोष नहीं देता, मैं तो समय काल को कहता हूं कि शायद समय ऐसा था कि परिस्थितियां ऐसी बनी, उन दोनों घटनाक्रम ऐसे बने जिनने हमारे कुछ हिस्से को प्रभावित कर दिया। इससे ज्यादा मैं नहीं मानता कि कहीं कोई बड़ी चुनौती कांग्रेस हमारे सामने रही है, बल्कि कांग्रेस को हमसे ज्यादा सीटें मिलना तब भी आश्चर्यजनक परिस्थितियां थी। और इसलिए मुझे लगता है कि जो चीजें इतने दिनों में हमको दिखती हैं उनको पार्टी ने बहुत जिम्मेदारी के साथ ठीक किया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हमारा विकास का मॉडल है। और जब आप बार बार कहते हो मोदी जी का नाम लेते हो, मोदी जी के नाम लेते हो, तो ये सच है कि मोदी ने जो संकल्प लिया उसको समय के पहले पूरा किया। आज मैं गर्व से कहता हूं कि 15 अगस्त 2019 को इस देश में 3,27,00,000 परिवारों के पास नल कनेक्शन था। अभी 10 दिन पहले 13 करोड़ लोगों के पास पहुंच गया। 4 साल अभी पूरे नहीं हुए, घोषणा के 4 साल पूरे हुए, दिसंबर में काम के 4 साल पूरे होंगे, तब तक हम 14 करोड़ पर होंगे। ये जो ताकत है इसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। एक आखिरी सवाल, 2003 में आप लोगों को सबसे ज्यादा 174 सीटें आई थी, उसके बाद आप लोगों का ग्राफ लगातार गिरता गया और खासतौर से पिछले 2018 में आप लोग सिर्फ 109 सीटों पर सिमट गए थे, बहुमत नहीं पा पाए थे। इस बार का आंकड़ा बीजेपी का क्या है, टारगेट क्या अपने लिए बीजेपी ने यहाँ पर रखा हुआ है? भगवान ने लगता है कि वाणी आपके मुंह से निकलवाई है, 2003 रिपीट होगा 2023 में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आज तक पर आने के लिए प्रहलाद सिंह पटेल जी। अब देखना महत्वपूर्ण रहेगा 2003 को क्या बीजेपी यहां पर रिपीट कर पाती है या फिर कांग्रेस पार्टी जो दम दिखा रही है उसके दावे में ज्यादा सच्चाई दिखती है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।